Hello friends, this is Swati Srivastava, B Electrical. I here discuss about transformer on numerical and phasor diagram of transformer and no load transformer, on load transformer phasor diagram. Let's start the numerical on transformer. A single phase transformer has 400 primary and 1000 secondary turns. The net क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग बी कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई 8 to 520 वोल्ट, मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना है, 520 है। पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, फाइंड, कैलकुलेट पीक डेंसिटी एंड द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, N2 is equals to 1000 and N1 is equals to 400। तो K is equals to क्या होगा, N2 upon N1 2.5 एंड टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, E2 upon E1 N2 upon N1 is equals to K। K क्या है, टर्न्स रेशियो है। ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला हम पहले वाले वीडियो में इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। E2 is equals to क्या होगा, 2.5 इंटू 520। यहाँ के E2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये सेकेंड वाला जो कैलकुलेशन है, फाइंड द इंड्यूस्ड इन EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, E2 इज इक्वल टू 1300 वोल्ट। E1, अब हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होता है, 4.44 F N1 BM इंटू A। ठीक है, ये इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है, इसको भी हम डिराइव कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। E1 की वैल्यू है 520 इंटू 4.44, F इज इक्वल टू क्या है, 50 हर्ट्ज। N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड 400, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, A क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, वैसे हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻⁻⁴ से इंटू करेंगे। BM की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज सॉरी द कोर ऑफ सेम कॉपी हो गया, द कोर ऑफ 100 kVA 11,000/500 550 volt 50 hertz single phase core type transformer has core section of 20 centimeter into 20 centimeter। find the number of LV/HV turn per phase। ठीक है, हमको नंबर ऑफ टर्न्स इंड्यूस्ड EMF नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है, HV साइड और LV साइड। EMF per turn of maximum core density is not exceed to 1.3 टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, 1.3 है। एज्यूमिंग स्टैकिंग फैक्टर इज 0.9, स्टैकिंग फैक्टर क्या है, 0.9। स्टैकिंग फैक्टर को अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटू करते हैं तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये खाली इस टाइप के स्टैकिंग फैक्टर जहाँ दिया रहता है वहाँ यूज होगा। BM इज इक्वल टू 1.3 टेस्ला। 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड में 11,000 वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड में 550, या HV साइड में 11,000, LV साइड में 550। 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। कोर सेक्शन एरिया कितनी है, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। इसको हम स्टैकिंग फैक्टर्स इंटू करेंगे तो नेट हमको क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 20 सेंटीमीटर है, इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया, 0.2 तो 0.036 मीटर स्क्वायर हो गया। E इज इक्वल टू क्या होगा, 4.44 F BM A इंटू N1। या E1 की वैल्यू रखेंगे, प्राइमरी साइड का करंट है, तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 11,000 से इन सबको डिवाइड कर देंगे तो 1060 आएगा। सेकेंडरी साइड का EMF का क्या रहेगा, यहाँ पर E2 की जगह E1 की जगह E2 आएगा और यहाँ N1 की जगह N2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से N2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे,
तो ये टर्न रेशियो हो गया N2/N1। इस वाले N2 को इस वाले N1 से डिवाइड कर लेंगे, टर्न रेशियो मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो पर टर्न को पर टर्न कितने प्राइमरी वाइंडिंग में 1060 ईएमएफ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिल जाएगा। वैसे ही सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है उसको हम पर टर्न डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ 250/300 वोल्ट। मतलब प्राइमरी साइड में 250 वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड में कितना है, 300 वोल्ट है। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई, मतलब बीएम हो गया। इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ पर टर्न हमको मिल गया इज 8 वोल्ट। डिटरमाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ईएमएफ पर टर्न मिल गया, टोटल जो वोल्टेज रहेगा प्राइमरी साइड में ईएमएफ पर टर्न से अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स को इनटू कर दें तो हमको क्या मिलेगा, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। E1 इज इक्वल टू 250 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इंटू 8 कर दें, ईएमएफ पर टर्न को इंटू कर दें तो हमको क्या मिलेगा, N1 की वैल्यू मिलेगी 250/8 डेट इज 32। N2 की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, तो 3000 वोल्ट है सेकेंडरी साइड में, उसको पर टर्न से डिवाइड करेंगे तो N2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 375। अब हमको क्या फाइंड करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ये फाइंड हो गया। एरिया आपको फाइंड करना है, यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला रख देंगे, E2 इज इक्वल टू 4.44 F N2 BM इंटू ए। BM की वैल्यू दी हुई है, N2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, F इज 50 हर्ट्ज है गिवन है और E2 की भी वैल्यू गिवन है। इससे हम क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर लेंगे 0.303 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2200/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर ड्रॉ अ नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0. इसको हम समझने से पहले इस वाले इक्वेशन को समझते हैं, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। हम किसी ट्रांसफार्मर को लेते हैं, ठीक है, जिसमें केवल प्राइमरी साइड में सप्लाई दी हुई है V1। प्राइमरी साइड में सप्लाई कितनी है, V1। इस डायग्राम से देखेंगे, ये देखिए ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। हम इसका जो लोड अप्लाई किए हैं इसको नहीं करेंगे, ये ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ V1 हुआ। आई नॉट करेंट फ्लो होगा, यहाँ से शुरू में क्या होगा, जब ये ओपन सर्किट रहेगा आई नॉट करेंट फ्लो होगा, आई नॉट इंटू N1। ये कारण फ्लक्स फाई इस कोर मटेरियल में क्या सेटअप होगा। इस फाई के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 होगा। ये ओपन सर्किट है, ठीक है, E2 होगा। बस इतना ही अपने को फाइंड करना है। इस E2 के कारण सॉरी इस E2 के कारण करंट फ्लो होना चाहिए I2, बट यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तो I2 करंट फ्लो नहीं होता। देखिए यहाँ पर V1 वोल्टेज हमने अप्लाई किया, V1 के कारण नो नॉट आई नॉट करंट फ्लो हुआ। ठीक, आई नॉट करंट के कारण फ्लक्स सेटअप हुआ कोर मटेरियल में फाई। V1 और फाई के बीच में 90 डिग्री का लैग रहेगा, 90 डिग्री लैग करेगा फाई। और आई नॉट के दो कंपोनेंट होगा, आई डब्ल्यू और आई म्यू। आई म्यू क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, और आई डब्ल्यू क्या है, ये वर्किंग कंपोनेंट है। ठीक है, हमने आई नॉट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, आई नॉट इज इक्वल टू कॉस फाई 0। ये हमारा वर्किंग कंपोनेंट है इस साइड, और आई म्यू क्या है, साइनोसोडियल मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, आई 0 इंटू साइन फाई 0। अब अकॉर्डिंग टू रूल पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या कर सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है,
आई नॉट क्या होता है 1% ऑफ फुल लोड। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड अप्लाई करें तो उसमें जितना भी करंट फ्लो होगा उसका 1% क्या होता है, आई नॉट होता है। अब हमने यहाँ पर फाई के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ डेवलप हुआ। ये ईएमएफ क्या करेगा, इस फाई का 90 डिग्री लैग करेगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक अपोजिट प्राइमरी वाइंडिंग में E2 ईएमएफ जनरेट होगा जो कि अपोजिट टू V1 होगा। इस E2 को हम क्या कहते हैं, काउंटर बैलेंसिंग ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट ये हो गया ट्रांसफार्मर का नो लोड का फेजर डायग्राम, जिसमें सिर्फ आई नॉट करेंट फ्लो होता है, फ्लक्स फाई होता है, E2 डेवलप होता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ये वो ट्रांसफार्मर है जिसमें कि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है, इसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे और इस कोर मटेरियल में कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं हो रहा है, ये एजम्पशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज V1 अप्लाई किए, अल्टरनेटिंग सोर्स, इसके कारण आई नॉट करेंट फ्लो हुआ। आई नॉट के कारण इस वाइंडिंग में E2 E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। ठीक है, आई नॉट इंटू N1 टर्न्स के कारण फाई फ्लक्स डेवलप हुआ। इस फाई फ्लक्स के कारण इस वाले वाइंडिंग में E2 ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, इसकी पोलरिटी क्या होगी, इस साइड पॉजिटिव होगी, इस साइड नेगेटिव होगी। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर हमने लोड अप्लाई कर दिया है तो यहाँ क्या होगा, I2 करंट फ्लो होगा। I2 इंटू N2 के कारण इस कोर मटेरियल में फाई2 फ्लक्स डेवलप होगा, सेटअप हो जाएगा, जो कि फाई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, I2 करंट के कारण यहाँ पर भी एक लिंकेज ऑफ फ्लक्स होगा इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू I2। यहाँ पर लिंकेज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फाई2 डैश। ठीक है, फाई2 डैश कहेंगे और ये इक्वल एंड अपोजिट होता है फाई2 के, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, फाई बचता है। ठीक है, यहाँ I2 करंट फ्लो हुआ। अब आइए देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में N1 है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग N2 है। हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, इसके 90 डिग्री लैग पर क्या हुआ, फ्लक्स डेवलप हो गया फाई ड्यू टू आई नॉट करेंट। ठीक है, आई नॉट करेंट, नो लोड करेंट के कारण यहाँ पर नो लोड करेंट का दो कंपोनेंट होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यहाँ पर और एक वर्किंग कंपोनेंट V1 के सेम फेज में। ठीक, अकॉर्डिंग टू लोड हमने मान लो यहाँ पर रजिस्टिव लोड अप्लाई किया, तो रजिस्टिव लोड क्या होगा, E2 के सेम फेज में रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस नहीं रहता, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के बीच में कोई लैग या लीड नहीं होता है, इसलिए I2 क्या होगा, E2 के सेम फेज में होगा। अब ये I2 के कारण सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक करंट फ्लो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, I2 डैश। I2 डैश ये क्या होगा, इन सेम फेज विथ V1 होगा। हमने I2 डैश और I नॉट के बीच एल्जेब्रिक सम किया, जो कि इक्वल क्या होगा, I1 के इक्वल होगा। ये जो I1 है, यही I1 करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग फ्लो होता है। ठीक है, और E1 क्या होता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, V1 के अपोजिट होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, V1 के अपोजिट एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखेंगे इंडक्टिव लोड की केस में। मान लो यहाँ पर हमने लोड क्या किया, अप्लाई इंडक्टिव लोड अप्लाई किया, V1 वोल्टेज अप्लाई किया इन प्राइमरी वाइंडिंग, फ्लक्स फाई डेवलप हुआ 90 डिग्री ड्यू टू व्हाट, नो लोड करेंट। ठीक है, नो लोड करेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर E2 डेवलप हो गया, E2 में I2 करंट फ्लो हुआ, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है इसलिए I2 क्या करेगा, E2 का लैग करेगा। ठीक, E2 के लैग में फाई2 डिग्री से E2 का लैग करेगा। अब E2 के इक्वल एंड अपोजिट एक करंट डेवलप होगा इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, E2 डैश।
इन दोनों का एल्जेब्रिक सम निकालेंगे आई नॉट और ई टू डैश का, तो वो किसके इक्वल होगा, आई वन के। एल्जेब्रिक सम सम क्या होगा, आई वन के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाई टू है ये थोड़ा कम है डिग्री, मगर फाई वन स्लाइटली इंक्रीजिंग है। वी वन से थोड़ा स्लाइटली लैग करता हुआ आई वन डेवलप हो गया, और बिकॉज ऑफ ई टू मतलब आई टू यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इवन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटिव लोड के लिए। मान लो हमने यहाँ कैपेसिटिव लोड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, V1 हमने अप्लाई किया, फाई एंगल पर 90 डिग्री एंगल पर फाई जनरेट हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे V1 अप्लाई किया, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 हुआ। E1 V1 के जस्ट अपोजिट रहेगा, ये प्लस है या माइनस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो गई, इसलिए हमने इसको नीचे से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखेंगे इंडक्टिव लोड में V1 अप्लाई किया 90 डिग्री फाई पर, ये 90 डिग्री एंगल पर एलैग एंगल पर फाई जनरेट हुआ, ड्यू टू किसके कारण, इस आई नॉट के कारण। आई नॉट के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ इन सेकेंडरी वाइंडिंग E2। ठीक है, क्योंकि लोड कौन सा है, कैपेसिटिव है, इसलिए ये लीड करेगा, वोल्टेज का क्या करेगा, लीड करेगा। E2 के अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आई टू डैश जनरेट हो जाएगा। ये I2 है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में I2 डैश जनरेट हो जाएगा। आई नॉट और I2 डैश का एल्जेब्रिक सम लेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। I1 भी आप देख रहे हैं V1 से यहाँ पर लीड कर रहा है, स्लाइटली ये ज़्यादा लीड कर रहा है और ये थोड़ा कम लीड कर रहा है, ड्यू टू व्हाट, आई नॉट कंपोनेंट। ठीक, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम ऑन लोड। जब हमने क्या किया, वाइंडिंग में लॉस और कोर में लॉस को नेग्लिजिबल माना, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर है। जब क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रजिस्टिव ओमिक लॉस भी होगा और मैग्नेटिक लीकेज भी होगा। R1 को हमने शो किया है, वाइंडिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, वाइंडिंग का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने किससे शो किया है, R1 से शो किया है। R1 में जो भी लॉस होगा उसे हम क्या कहते हैं, ओमिक लॉस, या वाइंडिंग के कारण लॉस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, ओमिक लॉस कहेंगे। ये कॉइल की शेप में रहेगा तो इसमें मैग्नेटिक लीकेज भी होगा, जिसे हमने क्या किससे शो किया है, एक्स से शो किया है। एक्स इज इंडक्टेंस, ये इंडक्टिव कंपोनेंट होता है दोनों साइड। प्राइमरी वाइंडिंग में भी ओमिक लॉस होगा और मैग्नेटिक लीकेज होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ओमिक लॉस होगा और मैग्नेटिक लीकेज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 है। यहाँ हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसके कारण I1 करंट यहाँ फ्लो हुआ। I1 के कारण, सॉरी आई नॉट करंट फ्लो हुआ, आई नॉट के कारण E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फ्लक्स फाई सेटअप हुआ इन द कोर मटेरियल, और इस फाई के कारण यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2। अगर यहाँ हमने कोई लोड अप्लाई किया है तो I2 करंट यहाँ से फ्लो होगा, इस I2 करंट के कारण जो भी फ्लक्स डेवलप होगा इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर मटेरियल में सेटअप होगा, ड्यू टू दैट फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में I2 डैश करंट फ्लो होगा। I0 और I2 डैश का एल्जेब्रिक सम हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट मिलेगा। ठीक है, इसे हम फेजर डायग्राम से समझेंगे। हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें क्या आ गया है, रजिस्टिव और इंडक्टिव कंपोनेंट आ गया। हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, V1 के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ E1, जो कि V1 के जस्ट अपोजिट है। इसे 90 डिग्री एंगल पर फाई जनरेट होगा। ठीक, ड्यू टू नो लोड करंट, ये नो लोड करंट है, इसका कंपोनेंट आई नॉट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रहेगा, वर्किंग कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, इस फाई के कारण E2 जनरेट होगा, जो कि V1 के जस्ट अपोजिट रहेगा। ठीक, E2 डेवलप हो गया ये, और मान लो लोड जो है वो रजिस्टिव टाइप का है,
E2 और V2 के बीच में कुछ ना कुछ फेजर डिफरेंस रहेगा। V2 हमेशा ही क्या करेगा, E2 का लैग करेगा। ठीक, कुछ एंगल से ये लैग करेगा। मान लो थोड़ा स्लाइटली लैग करता हुआ V2 हमने ड्रॉ कर लिया, ये I2 है। I2 और V2 के सेम फेज में क्या होगा, रजिस्टिव लोड रहेगा I2 इंटू R2। ठीक है, ये रजिस्टिव लोड है हमने मान लिया। ट्रांसफार्मर का अपना भी रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, तो ये रजिस्टिव लोड हो गया। ये इंडक्टिव लोड क्या होगा, इससे 90 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, इससे ये 90 डिग्री पर आ गया, रेजिस्टेंस से 90 डिग्री लैग करा है, और जो जिस पॉइंट पर ये आके मिलेगा वो क्या होगा, E2 रहेगा। सेम I2 के अपोजिट फेस में हमने एक करंट ड्रॉ किया है I2 डैश। I2 डैश और I नॉट का एल्जेब्रिक सम करेंगे, हमें क्या मिलेगा, I1। I1 जो है वो प्राइमरी साइड का करंट है। ठीक है, इस करंट के सेम फेज में हमने I1 इंटू R1 जो कि ओमिक रेजिस्टेंस ड्रॉप है, इसे ड्रॉ कर लिया। इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ I1 इंटू X1, ये वाले कंपोनेंट को हमने ड्रॉ कर लिया लैग करता हुआ। और जीरो से जो भी इस टिप पॉइंट पर जाएगा वो हमें क्या क्या मिलेगा, V1। इसी V1 को हमने अप्लाई किया ऑन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जब करंट जो है वो लैग करेगा। ठीक है, जब लोड कैसा होगा, इंडक्टिव टाइप का होगा। इंडक्टिव टाइप का होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कैसा बनेगा, लैग करता हुआ कोई भी एंगल बनेगा। मान लो हमने यहाँ पर वोल्टेज V1 अप्लाई किया, जनरेटेड ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, E1 रहेगा। ये E1 हमेशा V1 से छोटा रहेगा क्योंकि V1 अप्लाई किया, वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 इंटू R1 पर, फिर I1 इंटू X1 पर, उसके बाद हमको E1 मिलेगा। ठीक है, E1 के कारण I नॉट करंट फ्लो होगा। I नॉट के कारण पक्ष फाई डेवलप होगा जो कि 90 डिग्री लैग करेगा E1 से। ठीक, E1 से फाई लैग किया, और इस फाई के कारण, इस फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग E2 हुआ। E2 से V2 छोटा होगा। ठीक है, यहाँ E2 है, E2 पहले जनरेट हुआ, फिर उसमें ओमिक ड्रॉप हुआ, मैग्नेटिक लीकेज हुआ, उसके बाद हमको V2 मिला है। ठीक है, V2 थोड़ा सा लैग करेगा, और उसके बाद ये रजिस्टिव कंपोनेंट है जो कि सेम फेज विथ I1 रहेगा। ठीक, I1 लैग कर रहा है क्योंकि इंडक्टिव लोड है, V2 से ये लैग करेगा। I2 के सेम फेज में हमने क्या किया, I2 इंटू R2 को ड्रॉप किया। ठीक है, ये I1 I2 के सेम फेज में हो गया। इससे 90 डिग्री लैग पर क्या होगा, I2 इंटू H2 रहेगा, और जिस पॉइंट पर ये मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ प्राइमरी साइड में देखो, I2 है, I2 के सेम फेज में I नॉट I2 डैश करेंट ड्रॉ करेंगे अपोजिट फेज में। I नॉट और I2 डैश का एल्जेब्रिक सम I1 मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। फिर E1 से हमने इस I1 के सेम फेज में इससे पैरेलल लगाते हुए एक I1 इंटू R1 ड्रॉ कर लिया। इसे 90 डिग्री लैग पे I1 इंटू X1 ड्रॉ किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा, वोल्टेज V जो कि सोर्स है। अब नेक्स्ट ये वाला कौन सा डायग्राम है, जब लोड कैसा होगा, कैपेसिटिव टाइप का होगा। कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, I2 जो है V2 का लीड करेगा। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं, ये V1 वोल्टेज है, इसमें I1 इंटू R1, I1 X1 मतलब मैग्नेटिक लीकेज हुआ, फिर रजिस्टिव ड्रॉप हुआ, उसके बाद हमको क्या मिला, E1 मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण I नॉट करंट फ्लो हुआ, I नॉट के कारण यहाँ हमें फ्लक्स मिलेगा इन 90 डिग्री लैग पर। ठीक, इस फ्लक्स के कारण E2 डेवलप हुआ। E2 से जो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा V2, वो थोड़ा एंगल लैग करता हुआ मिलेगा। मान लो ये I2 करंट है जो कि लीड कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोड हमने कैसा माना है, कैपेसिटिव टाइप का माना है। यहाँ पर लोड हम कैसा अप्लाई करेंगे, कैपेसिटिव लोड अप्लाई करेंगे। तो ये I2 के सेम फेज में I2 इंटू R2 ड्रॉप होगा। ठीक है, I2 इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, I2 के सेम फेज में होगा। इससे 90 डिग्री लीड पर क्या होगा, I2 इंटू X2 ड्रॉप होगा,
और यहाँ इस जीरो से जो जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, E2। E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, अब I2 के अपोजिट फेज में सेम मैग्नीट्यूड का I2 डैश ड्रॉ करेंगे, I नॉट और I2 डैश का एल्जेब्रिक सम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 इन प्राइमरी साइड करंट मिलेगा। ठीक, I1 के सेम फेज में I1 इंटू R1 ड्रॉप वोल्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे, इसे 90 डिग्री लीड पर सॉरी लैग पर I1 इंटू X1 ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो भी वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमारा क्या है, सोर्स वाला वोल्टेज है। इस तरह से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। यहीं पर ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए आपके मोबाइल पर उसका बेल बज जाए। थैंक यू।